हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। इस वीडियो में समझ रहे हैं अपन राइबोसोम, एक कोशिकांग जिसको सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कहा जाता है, जिसको कोशिकांग में कोशिकांग भी कहा जाता है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक आवश्यक बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राइबोसोम। प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है और राइबोसोम के बिना प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो सकता, इसलिए राइबोसोम सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रोकैरियोट में और सारे यूकैरियोट में पाया जाता है। सबसे पहले इसको क्लाउड ने देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा और माइक्रोसोम नाम दिया। रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसको प्लांट सेल्स में देखा, सेम की जड़ों की कोशिकाओं में देखा। एनिमल्स में पैलेट ने देखा और राइबोसोम नाम दिया। ये दो प्रकार के और कोशिकांग उनमें भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इसलिए इसको कोशिकांग में कोशिकांग कहते हैं। ये सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है, लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता। खोज सबसे आखिर में हुई, सबसे छोटा सबसे आखिर में खोजा गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण। ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इसको प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। इसको कोशिका का इंजन भी कहते हैं। कोशिका का इंजन इसलिए कि मैसेंजर आरएनए पर ये प्रोटीन संश्लेषण के समय एक बार में 3 क्षार आगे बढ़ जाता है। तो इससे पटरी पर जिस तरह से इंजन चलता है, उस तरह से राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर चलता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ एक कण है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का एक कण है। यह इकाई कला रहित कोशिकांग है। इसमें यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती, प्लाज्मा कला नहीं होती, यह कण की तरह का है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। सारे राइबोसोम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं, लेकिन सारे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण राइबोसोम नहीं होते। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के कुछ और प्रकार के कण भी होते हैं। अब राइबोसोम की छोटी और बड़ी इकाई, इनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इनकी बात करते हैं अपन। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट का 70S, लार्जर यूनिट 50S, स्मॉलर यूनिट 30S। इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए दो प्रकार का, 23 और 5, ये 18, और लगभग 33 और 22 प्रोटीन के अणु। इसी प्रकार यूकैरियोट का 80S, लार्ज यूनिट 60S, स्मॉलर 40S। इसके अंदर 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए, 28S, 5.8S और 5S। छोटी यूनिट में एक ही प्रकार का 18S और प्रोटीन के 45 और 33 अणु। अब अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम बहुत वेरिएबल हैं, बहुत वेरिएबल हैं। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम तो 70S से भी ज्यादा बड़े हैं। अपन मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 50S, लार्जर और स्मॉलर यूनिट क्रमशः 39 और 28S, और ये इनके आरएनए 5S। आरएनए जो यहाँ कॉमन है वो यहाँ पर नहीं है, और प्रोटीन अणु लगभग इतने, इसमें भी लगभग इतने हैं, क्योंकि मैमल से बहुत सारे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि ये 50 और 30 मिलकर 80 नहीं होते, 70 हो जाते हैं। यहाँ पर ये 60 और 40 मिलकर 100 नहीं होते, 80 दे जाते हैं। और ये एस क्या है? एस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की यूनिट श्वेतबर्ग है। स्वीडन के वैज्ञानिक श्वेतबर्ग ने ये किस तरह से सेडिमेंट होते हैं उसके आधार पर श्वेतबर्ग की यूनिट बनाई। किस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, किस स्पीड से वो नीचे आते हैं, सेडिमेंट होते हैं, उसके आधार पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की गणना की जाती है। क्योंकि उस समय भार को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी, मोलिकुलर वेट को निकालने की, इनकी आकार को मापने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ये विधि अपनाई गई इनकी। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 1S इज इक्वल टू 1 × 10⁻13 सेकेंड, ये सेकंड में आता है। तो सेकंड में तो क्यों आता है, और ये जोड़ बराबर क्यों नहीं होता है, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की गणना किस तरह से की जाती है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पर बना रखा है। उस वीडियो में इन सारी बातों के जवाब हैं, इन सारे प्रश्नों के जवाब हैं, और सारी जो गुत्थियां हैं वो हल हो जाती हैं कि ये सम क्यों नहीं होता, और
इसको मापने की यूनिट वो सेकंड में कैसे आई और इतनी कैसे आई। तो इन सब बातों के लिए आप सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का वो वीडियो देखकर अपने सारे प्रश्नों के हल ढूंढ सकते हैं। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता का राइबोसोम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। इसको समझते हैं अपन। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, उनकी ये छोटी इकाइयाँ बड़ी इकाइयाँ, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम, इनकी ये छोटी इकाई बड़ी इकाई, ये इनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता मान लो 0.001 m, m का मतलब मोलर सॉल्यूशन, इतने मोल, तो 0.001 m है। तो ये दोनों इकाइयां जुड़कर ऐसे राइबोसोम बना लेंगी, ये दोनों इकाइयां जुड़कर राइबोसोम बना लेंगी। तो इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट राइबोसोम का 70 हो जाएगा, इनका 80 हो जाएगा। अब इस मैग्नीशियम आयन की सांद्रता को 10 गुना कर दें दोनों स्थितियों में, यानी 0.001 m की जगह पर ज्यादा कर दें, किससे 0.01 m, इतना या इसे ज्यादा कर दें, तो दो राइबोसोम मिलकर डाइमर बना देंगे। और डाइमर का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट प्रोकैरियोट में 100s है। और यदि इसको अपन सांद्रता को 10 गुना से कम कर दें, यानी लेसर देन 0.01 m कर दें, तो वापस डाइमर अलग होकर राइबोसोम में बदल जाएंगे। ऐसा ही यूकैरियोट में ये राइबोसोम इस सांद्रता पर या इससे अधिक सांद्रता पर डाइमर बना देंगे, और इससे कम सांद्रता कर देंगे तो ये वापस राइबोसोम में बदल जाएंगे। इनके डाइमर का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 120s है। तो इस पर कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अपन राइबोसोम पर पूछे गए कुछ कठिन प्रश्नों के जवाब समझते हैं। और एक प्रश्न तो ये है कि राइबोसोम में कितनी तरह का आरएनए होता है और किस तरह से बनता है। तो पहले प्रोकैरियोट की बात करते हैं। प्रोकैरियोट में राइबोसोमल आरएनए बनाने वाले जीन के द्वारा आरएनए बनता है। जीन का मतलब डीएनए, तो डीएनए से आरएनए बनता है, उसको अपन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इन जीन के ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए की एक श्रृंखला बनी, आरएनए की एक श्रृंखला बनी, जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 30 है। ये आरएनए है वो 30s का। इसमें नीले भाग तो अनुपयोगी हैं, इनको तो हटाया जाना है, और जो लाल रंग के भाग दिखा रखे हैं ये उपयोगी हैं, इनको रखना है। तो इस आरएनए की प्रोसेसिंग होगी, जिससे नीले भाग हटा दिए जाएंगे, जिससे 3 तरह का राइबोसोमल आरएनए 16s, 23s और 5s ये मुक्त हो जाएगा, और प्रोटीन के साथ जुड़कर ये राइबोसोम की छोटी और बड़ी इकाई बना देगा। अब ये सीक्वेंस याद रखना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये निशान प्राइम का है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें सीक्वेंस इनकी 16, 23 और 5s है। अब यूकैरियोट की बात करते हैं। यूकैरियोट में न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस भी होता है। इस न्यूक्लियोलस में एक एनओआर भाग पाया जाता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भाग। इस एनओआर भाग में एक के बाद में एक मल्टी कॉपी जीन होती हैं, जिनसे आरएनए बनता है। तो आरएनए बनाने वाले इन जीन से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो 45s आरएनए की श्रृंखला बनती है, और इसमें भी उपयोगी और अनुपयोगी दोनों तरह के भाग हैं। इसमें अनुपयोगी भाग को काले रंग से दिखा रखा है, उपयोगी भागों को लाल रंग से दिखा रखा है। इस 45s आरएनए की जब प्रोसेसिंग होगी तो ये काले भाग तो नष्ट कर दिए जाएंगे, लाल भाग बचा लिए जाएंगे। तो इसकी प्रोसेसिंग से 18s, 5.8s और 28s राइबोसोमल आरएनए मुक्त हो जाता है। ये सीक्वेंस भी याद रखना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 18, 5.8s और 28s, ये सीक्वेंस है इनकी। तो इस प्रकार 3 प्रकार का राइबोसोमल आरएनए इन जीन के द्वारा बन गया। एक प्रकार का और होता है 5s। इसको बनाने वाले जीन न्यूक्लियोलस में नहीं होते, केंद्रिका में नहीं होते, तो ये केंद्रिका से बाहर से बनकर अंदर आता है, और प्रोटीन के साथ मिलकर ये भी राइबोसोम की छोटी और बड़ी इकाई बनाते हैं। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट है कि यूरिया और लिथियम क्लोराइड का राइबोसोम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि मैग्नीशियम क्लोराइड का 4 मोलर सॉल्यूशन अथवा लिथियम क्लोराइड का 2 मोलर सॉल्यूशन ये राइबोसोम को डिसोसिएट कर देते हैं, उसको विखंडित कर देते हैं। अब अपन राइबोसोम के फंक्शन से संबंधित कुछ काम और डिस्कस करते हैं। तो राइबोसोम का फंक्शन तो प्रोटीन बनाना है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं।
इसलिए राइबोसोम उन सेल्स में ज्यादा होंगे जो प्रोटीन ज्यादा बना रही हैं। जैसे ग्रंथिल कोशिकाएं, सिक्रेटरी सेल्स कोई चीज बनाती हैं और उसके लिए उनको एंजाइम चाहिए और एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इसलिए सिक्रेटरी सेल्स में, ग्रंथिल कोशिकाओं में राइबोसोम की संख्या ज्यादा होती है। जैसे पैंक्रियाज के सेल्स में, जैसे थायराइड के सेल्स में राइबोसोम की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन जो कोशिकाएं कम पोषित हैं, जो अपना काम किसी तरह से चला रही हैं, कम पोषित का मतलब जो भूखी रह रही हैं, जिनको पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, जो स्टार्व्ड सेल्स हैं, उनके अंदर राइबोसोम की संख्या कम होती है। और वैसे एक सेल के अंदर राइबोसोम की संख्या 10⁵ तक हो सकती है। अब एक प्रश्न और बनता है कि राइबोसोम किस तरह से प्रोटीन बनाते हैं, या प्रोटीन बनाते समय राइबोसोम की स्थिति क्या है। तो राइबोसोम की छोटी और बड़ी इकाई बहुत सारी किसी सेल में है, और प्रोटीन बनाते समय कोई सी भी छोटी इकाई किसी भी बड़ी इकाई से जुड़ जाती है। अब यदि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो छोटी इकाई 30s की है और बड़ी इकाई 50s की है। यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो छोटी इकाई 40s की है और बड़ी इकाई 60s की है। तो कोई सी भी छोटी किसी भी बड़ी इकाई से जुड़कर राइबोसोम बना लेती है। लेकिन वो प्रोकैरियोट की या यूकैरियोट की, वो अलग अलग बात कर रहे हैं अपन। प्रोकैरियोट की यूकैरियोट के साथ में, यूकैरियोट की प्रोकैरियोट के साथ में वो बाइंडिंग नहीं होती है। अब इसके अलावा और क्या परिवर्तन होते हैं। मैसेंजर आरएनए बीच में होता है। जब ये जुड़ती है प्रोटीन बनाने के लिए, तो छोटी इकाई पहले मैसेंजर आरएनए से जुड़ती है, फिर उससे बड़ी इकाई जुड़ती है। और एक मैसेंजर आरएनए पर 3 से 5 तक राइबोसोम जुड़े हो सकते हैं। ये मैसेंजर आरएनए या राइबोसोम जुड़े हुए हैं और किसी से नहीं जुड़े हुए हैं, बस ये। इनको पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो सबसे पहले ये जुड़ा था जो यहां से यहां पहुंच गया, उसके बाद में ये जुड़ा था जो यहां से यहां पहुंच गया, इसके बाद में ये जुड़ा था, फिर ये जुड़ा था, और सबसे नया जुड़ा हुआ ये है। जैसे जैसे इधर 3' एंड की तरफ खिसकेंगे, वैसे वैसे प्रोटीन की श्रृंखला बड़ी होती चली जाएगी और यहाँ से फ्री होते चले जाएंगे, यहाँ से फिर से जुड़ते चले जाएंगे। ये राइबोसोम जो मैसेंजर आरएनए के अलावा किसी और से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको फ्री राइबोसोम्स कहते हैं। और प्रोकैरियोट में फ्री राइबोसोम्स के द्वारा ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी प्रोटीन बनाते समय राइबोसोम किसी मेम्ब्रेन से नहीं जुड़ते। लेकिन यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस के समय वो इस अवस्था में, इस रूप में भी प्रोटीन बनाते हैं, यानी फ्री राइबोसोम्स के द्वारा भी प्रोटीन बनती है। तो बाउंड राइबोसोम के द्वारा भी बनती है। ये बाउंड राइबोसोम है। प्रोटीन संश्लेषण करते समय ये राइबोसोम जुड़ा हुआ है सिस्टर्नी से। सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन पर राइबोफ्लोरिन प्रोटीन है, और इस राइबोफ्लोरिन प्रोटीन की सहायता से राइबोसोम की बड़ी इकाई जुड़ती है। और ये तब होता है जब प्रोटीन बन रहा होता है। मैसेंजर ये सेट बनने के बाद में ये फिर आके जुड़ता है इससे, और ये मैसेंजर आरएनए बीच में है। यहाँ से प्रोटीन बनकर राइबोसोम की सिस्टर्नी की तरफ आया, और यहाँ पर फिर एक प्रोटीन है खास तरह की जिसको डॉकिंग प्रोटीन कहते हैं। इस डॉकिंग प्रोटीन की सहायता से ये नई प्रोटीन बन रही है, ये सिस्टर्नी के अंदर चली जाती है, और सिस्टर्नी में इस प्रोटीन में काट छांट होती है जिसको अपन ने प्रोसेसिंग कर रखा है। तो यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस फ्री राइबोसोम के द्वारा भी होता है, बाउंड राइबोसोम के द्वारा भी होता है। तो फिर कौन से किस तरह से काम करते हैं, कब फ्री होते हैं, कब बाउंड होते हैं, उसके लिए ये एक गाइडलाइन है। फ्री राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण उस समय होता है जब प्रोटीन या तो साइटोसोल में काम आएगी या माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। यानी साइटोसोल में काम आने वाली घुलनशील प्रोटीन या माइटोकॉन्ड्रिया में काम आने वाली माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को बनाते समय फ्री राइबोसोम्स होते हैं, वो मेम्ब्रेन से नहीं जुड़ते। लेकिन स्रावित होने वाली प्रोटीन या कोई मेम्ब्रेन बनाने वाली प्रोटीन, वो प्रोटीन भी तो होती हैं जो मेम्ब्रेन का हिस्सा होती हैं। अपन जानते हैं कि इकाई कला में फॉस्फोलिपिड प्रोटीन पाई जाती हैं। इन प्रोटीन के बनाते समय राइबोसोम बाउंड होते हैं। तो यूकैरियोट में दोनों प्रकार के राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब एक और पॉइंट बनता है,
अर्गोसोम। फ्री राइबोसोम्स का क्लस्टर, समूह, झुंड जो काम नहीं कर रहा है वो अर्गोसोम कहलाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, प्रोटीन अमीनो अम्लों की श्रृंखला है। ये पहला अमीनो अम्ल है, इसका ये NH2 सिरा है, ये फ्री है। ये दूसरा अमीनो अम्ल है, इस तरफ इसका COOH सिरा है, इसका NH2 है। इसके COOH और इसके NH2 के बीच में बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर इस तीसरे के NH2 और इसके COOH के बीच में बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। एक के बाद में इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम एक एंजाइमिक क्रिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह क्रिया किसी प्रोटीन एंजाइम के द्वारा पूरी नहीं होती। हम हर जगह कहते हैं कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन बहुत सारे अपवाद हैं। और अपवाद किस तरह से कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम RNA का है। कौन सा RNA? जो राइबोसोम की बड़ी इकाई में पाया जाता है। बड़ी इकाई में कौन से पाए जाते हैं? बड़ी इकाई में जो बड़ा RNA, जैसे प्रोकैरियोट में 23S का RNA और यूकैरियोट में 28S का RNA, ये बड़े RNA हैं। ये बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, और उस भाग को, RNA के इस भाग को जो ये क्रिया करवाता है उसको पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एक एग्जाम्पल है किस बात का कि सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, RNA भी एंजाइम का काम करते हैं, और प्रोटीन बनाने का काम तो RNA ने किया। और इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि पहले इवोल्यूशन में RNA बना, प्रोटीन बाद में बनी, DNA उसके बाद बना। राइबोसोम पर सभी संभावित प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में हैं, और यदि इसको आप ध्यान से सुन लेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ ही जाएंगी। अब चलते चलते एक बात फिर दोहरा दूं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।